तो आज के टॉपिक एनसीईआरटी पॉलिटी के रिवीजन नोट्स हैं, एडवांस और एनसीईआरटी दोनों ऐड करके हैं। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। विविधता की समझ, ये टॉपिक चैप्टर में 3 चीज़ों से परिचित कराते हैं। विविधता की समझ, एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया, और अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो विविधता देख लेते हैं। तो विविधता का मतलब है एक समुदाय के दूसरे समुदाय से भिन्न या अंतर का होना। इस अंतर के कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे धर्म, जाति, रीति रिवाज, लिंग, संस्कृति, और अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमियाँ भी विविधता पैदा करते हैं। जैसे विश्व में या भारत में 8 मुख्य धर्म है, और भारत में 8 धर्म के मानने या अनुयायी करने वाले लोग रहते हैं। और भारत में विविधता देख लेते हैं लोग। फर्स्ट कंडीशन है सांस्कृतिक प्रभाव, सेकंड है भौगोलिक प्रभाव। और जैसे केरल में अनेक तरह के व्यापारियों के आगमन जैसे आगमन होता रहे। अरबी, यहूदी, वास्को डी गामा, अनेक तरह की कंपनियां आए, और केरल में एक ऐसा समुदाय विकसित हुआ जिसमें अनेक तरह के अनेक धर्मों के मानने या अनुयायी करने वाले लोग रहते हैं। और भौगोलिक प्रभाव में देख लेते हैं लोग। भारत, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, और यहाँ पे पश्मीना ऊन मिलता है। बहुत कम खेती संभव है, और पीने के लिए पानी नहीं है। और जियाटिक पश्मीना ऊन यहाँ पे बहुत कीमती है, और यहाँ पे मिलता है। और 2013 में इसे ना भौगोलिक संकेतक मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। भारत में विविधता के मुख्य रूप से 2 आधारों पर देखे हैं लोग, सांस्कृतिक प्रभाव और भौगोलिक प्रभाव। नेहरू जी के ये बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बन गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो ये नेहरू जी की बुक है। डिस्कवरी, नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की खोज में लिखा है कि भारत विविधता में एकता का सिद्धांत बाहर से थोपी गई नहीं है, बल्कि ये गहरा विश्वास है। अगर ऐसे हो गया और भारत के एकता के बारे में या भारत के बारे में लिखने के या संस्कृति के बारे में लिखने के आ जाए, तो आप लोग ये टॉपिक को ऐड कर सकते हैं लोग। और एनसीईआरटी के टॉपिक से ऐड करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप लोग ये ऐड कर सकते हैं। भारत की खोज, ये कोटेशन से, विविधता में एकता का सिद्धांत बाहर से थोपी गई नहीं है, बल्कि ये गहरा विश्वास है। और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव। तो यहाँ पर ना 4 टॉपिक्स आ जाते हैं विविधता में। तो पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस और रूढ़िवादी धारणा, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, और असमानता, भेदभाव, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशंस, और समानता के लिए संघर्ष। तो पूर्वाग्रह का अर्थ है बिना किसी कारण के एक राय बना लेना। ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं, और जैसे एग्जाम्पल्स हैं, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। और इंग्लिश अच्छी भाषा है और हिंदी अच्छी भाषा नहीं है, ये पहले से मतलब धारणा बन चुकी है। तो गांव के लोगों को तकनीकों को पसंद नहीं करते, शहर के लोग आलसी, पैसे को महत्व देते, परिवार को समय नहीं देते हैं। ये भी पूर्वाधारणा के एग्जाम्पल्स हैं। और रूढ़िवादी धारणाएं, पहले से बनाई गई पक्की धारणा। एग्जाम्पल्स के लिए मुस्लिम धर्म के लोग अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। SC ST समुदाय के लोग अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। और ये पूर्वाग्रह फर्स्ट कंडीशन हो गया, और सेकंड कंडीशन रूढ़िवाद धारणा हो गया। तो ये दोनों के आधार पर हम लोग जो व्यवहार मतलब करते हैं, तो ये भेदभाव हो गया। और जैसे कोई पर्टिकुलर एक जाति के ले लेते हैं लोग, तो उसके आधार पर अस्पृश्यता दिखाते हैं लोग। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के आखिरी समय में बहुत सारे लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और एक नई जो शाखा है उसे नवयान बौद्ध धर्म कहा गया। नवयान में समानता पर जोर दिया गया। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया, मतलब आगे भी पूछ सकते हैं, तो मैंने नोट करके लिख दी है। तो भारतीय संविधान के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1889 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को
कम कर दिया गया है। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अस्पृश्यता को एक अपराध के रूप में देखा जाता है और इसे कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता को एक अपराध के रूप में देखा जाता है और इसे कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 है। और संविधान ने विधायिका पर गरीबों और ऐसे अन्य सीमांत समुदायों के लिए समानता के अधिकार को साकार करने के लिए विशिष्ट कदम उठाने की जिम्मेदारी दी है। और संविधान ने विधायिका की ये जिम्मेदारी दी है कि ऐसी कानून बनाए, नीति बनाए जिससे समाज में न्याय हो सके। और न्याय के लिए न्यायपालिका बैठा है, विधि के शासन न्यायपालिका स्थापित करेगा। और अगर विधायिका ने रूल लॉ मेकिंग कर दी है तो फिर इस चीज़ का उल्लंघन होता है, तो इसके लिए ना न्यायपालिका है। सरकार, गवर्नमेंट, सरकार और सरकार के स्तर, सरकार के प्रकार और लोकतांत्रिक सरकार, इस टॉपिक में देखेंगे लोग। तो परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार का आशय है सीमित सरकार। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछ चुका है। तो सीमित सरकार कहने के पीछे के कारण है, सरकार के कार्य क्या होंगे, किन नियमों के अंतर्गत सरकार का गठन होगा और सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, इस सब का प्रोविजन ना संविधान में दिया गया है। तो परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार का आशय सीमित सरकार। सीमित सरकार कहने के पीछे का कारण है, सरकार के कार्य क्या होंगे, किन नियमों के अंतर्गत सरकार का गठन होगा और सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, इस सब के ना प्रोविजन संविधान में दिया गया है। सरकार, ये डिफिनेशन, लोगों का ऐसा समूह। सरकार का मतलब अर्थ ही, डिफिनेशन को कुछ भी समझो ये लोग, मतलब ये डिफिनेशन या अर्थ कुछ भी हो सकता है। तो लोगों का ऐसा समूह जिनके पास नियम बनाने के अधिकार हो। तो लोगों ने यह अधिकार दिया है सरकार को। सरकार का कार्य है देश की सीमाओं की रक्षा करना, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना, समाज में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। और न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय है, नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करना, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया या कोई स्कीम हो गया। तो सरकार के मेन काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं लोग। नियम बनाना और नियमों को लागू करना। भारत में लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप हैं। भारत में लोकतंत्र के जिस रूप को हम लोग ने अपनाया है वो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि नियमों को बनाने में सीधी भागीदारी नहीं है, बल्कि हम प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये नेता लोकसभा में जाकर नीतियाँ बनाएगा। हमारा काम ना यही खत्म हो जाता है यहीं तक, और फिर ये नेता जाकर लोकसभा में जाकर नीतियाँ बनाएगा। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, तो कभी मतलब मेंस में आ गया या प्रीलिम्स में, तो मैंने डिटेल्स में यहाँ पे लिख ली है। तो सरकार, गवर्नमेंट के डिफिनेशन है, लोगों का एक ऐसा समूह जिसके पास नियमों को लागू करने की शक्ति हो और जो लोकतंत्र देश है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली को जिन्होंने अपनाया है वहाँ ये शक्ति लोगों के द्वारा उन्हें दी गई है। और कानून, लॉ, इसे ना 50 वर्ड में मतलब लिखने के लिए आ जाए तो कुछ टॉपिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी के मैंने कुछ ऐड किए हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारे जो समाज के लिए ऐसी बुनियादी मूल्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए हो। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ऐसा देश जहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई हो। लोकतंत्र 2 तरह के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे स्विट्जरलैंड में मतलब अप्रत्यक्ष है और हमारे यहाँ भारत में अप्रत्यक्ष है। राजशाही, जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है उसका पूरा काज, पूरा शक्ति एक राजा के पास हो राजा अपने निर्णयों का बचाव नहीं करेगा। आज भी कई देशों में राजतंत्र है, जैसे भूटान में। चुनाव, इलेक्शंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शासकों को
चुन रहे हैं, हम सरकार को चुन रहे हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र सीमित और अप्रत्यक्ष रूप है। इसके सीमित अर्थ में सरकार में भागीदारी विरले तथा संक्षिप्त होती है और प्रत्येक कुछ सालों में मत देने के अधिनियम में प्रतिबंधित होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद, जो कि संविधान लागू होते समय 21 वर्ष थी और अब 18 वर्ष है, आप वोट देने के अधिकारी होते हैं तथा अमीर गरीब स्त्री पुरुष किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको वोट देने का अधिकार होगा। यही सार्वभौमिक मताधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार के स्तर। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था 2 ही स्तर पर सरकार हुआ करते थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बाद में 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ तो तीसरे स्तर पर सरकार जोड़ा गया, जो स्थानीय स्तर पर। और केंद्र सरकार केंद्र के लोगों के लिए उत्तरदायी है। ध्यान से देखिएगा लोग, केंद्र सरकार केंद्र के लोगों के लिए उत्तरदायी है और राज्य सरकार राज्य के लोगों के लिए उत्तरदायी है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। और फर्स्ट है सेंट्रल लेवल, और सेकंड है स्टेट लेवल, थर्ड है लोकल लेवल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था त्रिस्तरीय सरकार था संवैधानिक रूप से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 ही स्तर पे सरकार थे उस टाइम। और सरकार के प्रकार देखते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र। लोकतांत्रिक में के मतलब है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, और इसमें ना निर्णय की सफाई देना, आधार बताना अनिवार्य है, क्योंकि ये लोगों के लिए जवाबदेह है, क्योंकि लोगों ने ये अधिकार दिया है कि हमारे लिए नियम बनाए, रूल बनाए। और इसमें ना निर्णय की सफाई देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर बिजली बिल बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ा दिया सरकार ने, तो इस चीज़ के लिए सफाई देना और निर्णय के लिए सफाई देना अनिवार्य है। और राजतंत्र में निर्णय का आधार बताना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटेबल नहीं है, लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है कि राजतंत्र में राजा ने कौन से डिसीजन लिए और कौन से रूल बनाई है, तो इसमें ना लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है। कुछ टॉपिक नोट बना के लिख दिए हैं। केंद्र सरकार केंद्र सूची में जो विषय शामिल है केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और राज्य सरकार राज्य सूची में जिन नियमों विषयों को शामिल किया गया है उस पर राज्य सरकार नियम बनाएगी। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य ऐसे विषयों पर दोनों सरकार नियम बना सकती है, लेकिन अगर किसी तरह का विवाद होता है तब केंद्र विधियां लागू होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व भागीदारी, पार्टिसिपेशन, समस्याओं का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन और समानता, इक्वलिटी, न्याय, जस्टिस। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में जाने के लिए, दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी टाइम ना नेल्सन मंडेला जी के द्वारा ना काफ़ी टाइम तक यहाँ पे संघर्ष चला था डिस्क्रिमिनेशन के लिए, रंगभेद के लिए। और दक्षिण अफ्रीका और श्वेत यहाँ के मूल निवासी थे लोग, जो 70 से 80% थे लोग। यहाँ पे ना इन लोगों के पास ना घटिया और अनुपजाऊ भूमि था, वोट देने का अधिकार नहीं था। और दक्षिण अफ्रीका में ना श्वेत के शासन था, जो यहाँ पे ना इन लोगों की ना संख्या भी बहुत कम था। गोरे लोग, श्वेत गोरे होते हैं और श्वेत काले होते हैं, तो श्वेत गोरे लोगों की संख्या 20 से 30% था। और अच्छी भूमि इन लोग के पास था, उपजाऊ भूमि। और नेल्सन मंडेला ने डिस्क्रिमिनेशन के लिए काफ़ी टाइम तक संघर्ष किए और 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। 1994 में संघर्ष में सफल होते फिर दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनता है। नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार मिला। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और नोबेल के शांति पुरस्कार मिला था 2009 में नेल्सन मंडेला जी के, और भारत रत्न मिला था। तो ये कुछ टॉपिक था।
नेल्सन मंडेला जी के बारे में, तो वो भी जान लिए लोग। और कभी मतलब मेंस में या एथिक्स में आ जाए या जीएस में, तो आप लोग लिख सकते हैं ना इनके बारे में अच्छे से।